मम्मी पापा के जाते ही घर एक पिंजरा बन गया था और दीदी मेरी कैदी। जैसे ही उन्होंने फ़ोन पर स्वाइप किया और अपनी सबसे निजी तस्वीर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, वो चित्रकार तो चला गया, पर उसका अधूरा काम अब मैं पूरा करूँगा। दोस्तों, एक दिन की बात है जब कर्ण मेरी बड़ी बहन रेखा दीदी से उनके कमरे में गुपचुप बातें कर रहा था। मैं उस वक्त खिड़की के छोटे से रोशनदान से छिपकर उन्हें ताक रहा था। मौका देखते ही मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली। कर्ण, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान चित्रकार है, अक्सर रेखा दीदी से छिप छिप कर मिलता था। मुझे उनकी ये गुप्त मुलाकातों का राज पता चल चुका था, इसीलिए तस्वीरें लेते वक्त मैंने खास ख्याल रखा। फ़ोन को साइलेंट पर रखा और कैमरे की आवाज़ को भी बंद कर दिया। उस समय मेरे पास खुद का कोई बढ़िया कैमरा फ़ोन नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त से उसका फ़ोन उधार लिया था। तस्वीरें खींचने के बाद मैंने उन्हें अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया और दोस्त के फ़ोन से सारी तस्वीरें हटा दी। फिर मैंने दोस्त को उसका फ़ोन लौटा दिया। इसके बाद मैंने एक फ़ोटो एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके तस्वीरों की चमक को थोड़ा बढ़ाया, ताकि रेखा दीदी और कर्ण के चेहरे साफ तौर पर नजर आएं। फिर मैंने एक रंगीन प्रिंटर से उन तस्वीरों को छाप लिया। अब मुझे बस सही वक्त का इंतज़ार था। मेरा इरादा था कि इन तस्वीरों को रेखा दीदी के सामने लाकर उन्हें डरा दूं और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करूं। मैं ऐसी परिस्थिति का इंतज़ार कर रहा था जब कर्ण शहर से बाहर हो और रेखा दीदी घर में अकेली हो। मुझे डर था कि अगर रेखा दीदी को पहले ही भनक पड़ गई कि मुझे उनकी और कर्ण की सच्चाई पता है, तो वो कर्ण को बता देंगी और दोनों मिलकर मुझसे ये तस्वीरें हटवाने की कोशिश करेंगी। इसीलिए मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया, ताकि उन्हें मेरे प्लान का ज़रा भी अंदाज़ा ना हो। लगभग 2 महीने बाद वो सुनहरा मौका आ ही गया। कर्ण 1 हफ्ते के लिए अपने गांव गया था और रेखा दीदी घर पर अकेली थी। उस दौरान मम्मी को भी कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा था और पापा अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर थे। अब घर में सिर्फ मैं और रेखा दीदी रह गए थे। मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और मैंने फौरन अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने रेखा दीदी की तस्वीरों को एक लिफाफे में डाला और उस पर उनके पति का नाम लिख दिया। मैंने ऐसा जताया जैसे ये लिफाफा डाक से आया हो। उस दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो लिफाफा हाथ में लेकर घर में दाखिल हुआ। मैं सीधा रसोई की ओर गया और वहां से रेखा दीदी को पुकारा। वो अपने कमरे से बाहर आई। उस वक्त वो नीले रंग का गाउन पहने हुए थी। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और लिफाफा उनके हाथ में थमाते हुए कहा, दीदी, ये बाहर रखा था, शायद डाक वाला छोड़ गया है। रेखा दीदी ने थोड़े आश्चर्य से लिफाफे को लिया और उसे गौर से देखने लगी। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, देखो ना दीदी, ये किसका हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर की तस्वीरें निकाली। जैसे ही पहली तस्वीर पर उनकी नज़र पड़ी, उनकी आंखें चौड़ी हो गई और चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो डर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? वो चौंक कर मेरी तरफ देखी और उदासी भरे लहजे में बोली, हाँ। फिर जल्दी से कहा, शायद ये उनके लिए आया है, मैं इसे संभाल लेती हूँ। ये कहते हुए वो तेज़ी से अपने कमरे की ओर चली गई। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। रेखा दीदी ने तस्वीरें देख ली थी और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें गहरा धक्का लगा है। शायद वो मुझसे अपनी भावनाएं छिपाने के लिए कमरे में भाग गई थी, लेकिन मैंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। अब मुझे अपने इरादे को पूरा करना था। हालांकि मन में थोड़ा डर और उत्सुकता दोनों थी कि आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने सोचा कि रेखा दीदी को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को संभाल सके। अगले 2 घंटों तक मैं बस यही सोचता रहा कि अब अगला कदम क्या होगा। इसके बाद मैं उठा और रेखा दीदी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर हल्के से खटखटाया। अंदर से उनकी आवाज़ आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो ना। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ी चिढ़कर बोली, अभी मुझे तंग मत करो, मैं थक गई हूँ। मैंने फिर कहा, बस 1 मिनट के लिए खोल दो। थोड़ी देर खामोशी के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने दिया। वो बिस्तर पर बैठ गई और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर फट रहा है, मुझे आराम करना है। मैंने चिंता जताते हुए कहा, दीदी, तबीयत खराब है क्या? उन्होंने गुस्से से कहा, मैं ठीक हूँ, जो कहना है वो जल्दी कहो। मैंने कहा, मेरे फ़ोन में कुछ तस्वीरें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो सतर्क हो गई और बोली, कैसी तस्वीरें, और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे पहले तो देख लो, तुम्हें अच्छी लगेंगी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम यहाँ से जाओ।
तब मैंने गंभीर होकर कहा, अगर नहीं देखोगी तो बाद में अफसोस होगा। अब वो उलझन में पड़ गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, जल्दी दिखाओ। मैं थोड़ा उत्साहित था लेकिन नर्वस भी। मैं उनके पास गया, फ़ोन निकाला और गैलरी खोली। रेखा दीदी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रही थी। पहली तस्वीर मम्मी की थी, जो रसोई में खाना बना रही थी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा, आगे की तस्वीरें देखो, बहुत शानदार है। वो स्क्रॉल करने लगी। आगे मम्मी पापा की कुछ आम तस्वीरें थीं, फिर रेखा दीदी और करण की भी कुछ साधारण तस्वीरें थीं। फिर जैसे ही अगली तस्वीर आई जिसमें वो और करण करीब खड़े थे, उनकी आंखें फैल गईं और वो घबराकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने इशारे से उन्हें अगली तस्वीर देखने को कहा। अगली तस्वीर में वो और करण एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। ये देखते ही वो गुस्से में मेरे पास आईं और बोली, बदश, ये तस्वीरें तुमने कहाँ से ली? मैंने तेज़ी से फ़ोन उनके हाथ से छीन लिया। उन्होंने फ़ोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपनी जेब में डाल लिया। वो गुस्से से चीखीं, बेशर्म, ये तस्वीरें कहाँ से लाया? जल्दी बता। मैंने शांति से कहा, मैंने खुद खींची है। ये सुनकर वो हक्की बक्की रह गई और बोली, कब? कहाँ? कैसे? मैंने शांत लहजे में बताया, मुझे तुम्हारे और करण के बारे में सब पता है। ये तस्वीरें मैंने गोदाम की खिड़की से खींची है। ये सुनते ही वो समझ नहीं पाई कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर ढह गई और तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया और उन्हें देखता रहा। वो वहीं पड़ी सुबक रही थी। उनका नीला गाउन उनके शरीर से चिपक गया था, जिससे उनकी शक्ल साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद जब उनका रोना थोड़ा कम हुआ, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी, अब बस करो, उठो। लेकिन वो रोती भी रहीं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, दीदी, मैं ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर उन्होंने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने कहा, जैसी हो वैसी ही देख रहा हूँ। वो तिलमिलाकर बोली, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, जिस तरह तुम करण के साथ रहती हो उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने गुस्से से कहा, तू मुझसे ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकता है? मैं तेरी दीदी हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या ये बात गलत है? वो झल्लाकर बोली, करण के साथ जो होता है वो अलग है, लेकिन तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उन्हें ताना मारते हुए कहा, जब करण के साथ थी तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? इस पर उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। फिर धीरे से उससे बोली, देख रवि, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद उससे जुड़ गई। प्लीज़ रवि, अब ये सब बंद कर दे। मैंने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहता, लेकिन ये तस्वीरें मैं अपने पास रखूंगा। ज़रूरत पड़ी तो इन्हें छपाकर डाक से भेज दूंगा। ये सुनकर वो सिर झुकाकर फिर से रोने लगी। उन्हें इस हाल में देखकर मेरे मन में दो विचार आए, या तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं या फिर उन्हें पूरी तरह अपने काबू में कर लूं। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने सिर उठाया और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, रवि, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब सोचना तुझे करण के साथ जाने से पहले चाहिए था। वो सुबकते हुए बोली, पहली बार मजबूरी थी, मैं लाचार थी। मैंने साफ पूछा, लेकिन बाद में तो तू अपनी मर्जी से उसके साथ थी, इसमें मेरा क्या कसूर? उन्होंने सफाई दी, रवि, तेरे जीजू बाहर रहते हैं, मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तंज कसते हुए कहा, वाह दीदी, तो इसका मतलब तू किसी के भी साथ रह सकती है? उन्होंने फिर वही कहा, उसने मुझ पर जोर डाला था। मैंने तीखे स्वर में पूछा, तो क्या अगर मैं भी ऐसा करूं तो? वो गुस्से से चिल्लाई, रवि, तू बहुत गंदी बात कर रहा है, तुझे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मैंने कहा, जो सच है वही बोल रहा हूँ। वो बोली, भाई ऐसा नहीं करते। मैंने जिद पकड़ते हुए कहा, भाई बहन का रिश्ता तो तुझ में रहा ही नहीं। अगर होता तो तू ऐसा ना करती। जब उसने ज़बरदस्ती की तब तुझे मुझे बताना चाहिए था। इस पर वो रोते हुए बोली, भाई तो। रेखा दीदी की सुबकियां अब गहरी होती जा रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मेरी तरफ एक बेबसी भरी निगाह से देखा। उनके चेहरे पर छाई वो लाचारी मुझे अंदर तक झकझोर रही थी, लेकिन मेरे सिर पर सवार बदले और अधिकार की भावना ने मुझे रुकने नहीं दिया। दीदी ने धीमी आवाज में कहा, रवि, मैं डर गई थी। अगर मैं तुझे बताती तो क्या तू करण का सामना कर पाता? वो बाहर का था, ताकतवर था, और मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी मुसीबत में फंसे। मैंने ये सब सिर्फ तुझे और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए सहा था। पर धीरे धीरे मैं उस दलदल में धंसती चली गई। उनकी बातों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन मेरा मन अब भी उन तस्वीरों की ताकत के नशे में था। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे को सहलाया, जो डर के मारे अभी भी थरथरा रहे थे। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी